नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापस आई भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए एक बड़े फैसले को पलट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास फंड को सालाना 15 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब नई रेखा गुप्ता सरकार ने इसे घटाकर वापस से 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ये फैसला 2 मई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फंड का उपयोग विधायकों द्वारा पूंजीगत कार्यों, परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के किया जा सकेगा। इस फैसले से दिल्ली की राजनीतिक और विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, रेखा गुप्ता की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 15 करोड़ का जो बजट आम आदमी पार्टी ने पेश किया था, उसको अब कहीं ना कहीं सालाना 5 करोड़ कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी, और यहाँ तक कि पिछली सरकार की यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो अब आम आदमी पार्टी जब सत्ता के अंदर थी तब कहीं ना कहीं तो बजट जो कहते हैं हर विधानसभा के लिए दिया जाता था, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। क्योंकि पहले बात करें यहाँ पर पहले 4 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाता था, मगर उसके बाद उसको बढ़ाकर लगभग 5 करोड़ किया गया, फिर 7 करोड़ किया गया, फिर उसको बढ़ाकर सीधे 2024 के अंदर 15 करोड़ जो है वो किया गया। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जो हालत बिगड़ी हुई है हर विधानसभा के अंदर, उसी के मद्देनजर रखते हुए अब नई सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये कहा गया है कि जो पिछली सरकार के द्वारा विधायकों को बड़ा फंड दिया जाता था और जो बड़ा कहीं ना कहीं विधायक जो थे वो अपने झोलियों में भरते हुए नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं नई सरकार के द्वारा रेखा गुप्ता के द्वारा अब इस बजट को फिर दोबारा से यू टर्न की शेप में जो है वो वापस लेके आई है। यानी कि अब सालाना विधायक फंड को अब 5 करोड़ रुपए ही कर दिया गया। यानी कि हर साल जो है एक विधानसभा के लिए एक विधायक को 5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये विधानसभा जो है वो 70 की 70 विधानसभा है, यानी कि हर विधायक जो है वो अपने फंड से अब लोगों के लिए जो पैसा कहते हैं, जो लोगों के लिए सुविधाएं होती थी, चाहे वो सड़कों की मरम्मत का हो, गलियों की सफाई का हो या फिर और चीजों का हो, स्ट्रीट लाइट को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं खर्चा जो है पहले विधायक जो है वो अपने फंड से उठाते थे, मगर अब वही फंड जो है वो घट चुका है। क्योंकि पहले जब आम आदमी पार्टी सरकार थी तो ये 15 करोड़ तक किया गया था और घटाकर अब रेखा गुप्ता ने 5 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं अब विधायक जो है तो खास तौर पर बात करें जो पिछली सरकार के विधायक है अभी भी जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो कहीं ना कहीं इससे लेकर नाराजगी जरूर जाहिर करते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा राजीव, जिस तरीके से देखा गया रेखा गुप्ता सरकार सत्ता में आती है, बीजेपी 27 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली में कमल खिलाती है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो बजट, जो फंड जो है निर्धारित किया था 15 करोड़ का, उसे अब 5 करोड़ कर दिया गया है। तो इसके पीछे का कदम क्या है? क्योंकि किस तरीके से ये कदम उठाया गया, किस मोटिव से ये कदम उठाया गया है? देखिए, यहाँ पर रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से यू टर्न किया है और विधानसभा के लिए जैसे हर विधानसभा के लिए जो बजट मुहैया कराया गया है वो 5 करोड़ रुपए कराया गया है। क्योंकि इसको लेकर लगातार ज्यादा जो है बढ़ती नजर आती। जब 2024 के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब ये कहा गया था कि हर विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं बजट जो है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है जिससे कहीं ना कहीं हर विधायक जो है वो अपने विधानसभा के अंदर अच्छे कार्य जो है वो कर सके, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमियां जो है वो देखने को मिल रही थी। मगर अब रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से यू टर्न लिया है और सीधे सीधे हर विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए, तो इससे कहीं ना कहीं विधायकों को अब 5 करोड़ रुपए के अंदर ही हर सालाना जो खर्च मिलेगा उसके अंदर ही लोगों की परेशानियां जो है वो दूर करनी है। मगर यहाँ पर देखना होगा कि वाकई में ही सालाना 5 करोड़ रुपए जो दिया जाएगा उससे किसी विधायक जो है वो कितना फंड जो है वो या फिर कहें कितनी जो सुविधाएं हैं जनता तक पहुंचा पाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता तक कहीं ना कहीं काफी सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं बार बार आवाज जो है उसकी नजर आती थी। और अब विधायक आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो अब इस बजट को घटाकर 5 करोड़ रुपए लेके आई है। तो कहीं ना कहीं हिसाब जाहिर है कहीं ना कहीं इस 5 करोड़ रुपए के अंदर ही विधायक को अपने विधानसभा के अंदर कार्य जो है वो करने होंगे। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के जहाँ पर विधायक है
उनकी तरफ से जरूर नाराजगी देखने को मिल सकती है और वो जरूर कह सकते हैं कि इसको घटाकर जिस तरीके 5 करोड़ रुपए किया गया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बन सकती हैं, क्योंकि वो आप अपनी विधानसभा के अंदर क्या वाकई में ही 5 करोड़ रुपए के अंदर जो जनता की सुविधाओं के लिए कार्य है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर ये 5 करोड़ रुपए जिस तरीके से 15 करोड़ से 5 करोड़ रुपए किया गया है, इससे जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर राजनीति माहौल जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। जी अच्छा राजीव, जिस तरीके से पहले ये जो बजट था, फंड था, 15 करोड़ किया गया था, तो 15 करोड़ होने के बाद में लगभग पहले 4 करोड़ आपने अभी जिक्र किया, इसका फंड का बजट था 4 करोड़, तो लगभग 3 गुना इसे बढ़ा दिया गया था, 4 गुना। तो अब ऐसे में मुझे ये बताइए आप कि जब इतना बजट बढ़ा था तो दिल्ली के विकास में क्या कोई % की बढ़ोतरी देखने को मिली थी? देखिए, यहाँ पर बात करें, जब पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जब सत्ता के अंदर थी तब कहीं ना कहीं 2013-14 के अंदर की बात करें या फिर कहे 16-17 की बात करें तो उस समय कहीं ना कहीं 4 करोड़ रुपए जो है सालाना एक विधायक को दिए जाते थे। मगर उस समय भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि लोगों की सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं वो पैसे जो है या फिर चाहे फंड जो है वो कम पड़ रहा है, इसीलिए उसको बढ़ाकर लगभग पहले 7 करोड़ रुपए करीब किया गया। 7 से फिर सीधा कहीं ना कहीं 10 करोड़ किया गया, फिर 2024 के अंदर इसको सीधे 15 करोड़ रुपए किया गया। मगर यहाँ पर बात करें अभी भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर पिछली सरकार की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो सालाना पैसा खर्च होता है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ाने की बात की जाई थी। मगर अब रेखा गुप्ता की सरकार आ चुकी है तो रेखा गुप्ता के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो फंड पहले आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा दिए जाते थे वो बहुत ज्यादा थे और कहीं ना कहीं जो विधायक जो है उसका दुरुपयोग करते थे और जनता के लिए उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करते थे। मगर अब 5 करोड़ रुपए उससे कर दिया गया तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास शायद इतना पैसा नहीं है कि उनको वो फिर दोबारा से 5 करोड़ रुपए जो है सालाना दे पाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले विधानसभाओं की जिस तरीके से पिछले विधायक जो है वो लगातार अपने कार्यों के लिए या फिर अपने क्षेत्रों के लिए पैसा जो सरकार के द्वारा दिया जाता था उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते थे, अभी तक इसकी जानकारी जो है वो नहीं मिलती नजर आती। आप देखना होगा रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जो यू टर्न मारा गया है 5 करोड़ रुपए सालाना किया गया है, क्या उससे भी विधायक जो है वो अपने विधानसभा के अंदर पूरे तरीके से कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक जरूर सवाल बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विधायक 5 करोड़ रुपए के अंदर विधायक जो है वो अपने विधानसभा के अंदर सालाना खर्च जो है वो उतना कर पाते हैं, तब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे उसका जो बचा हुआ पैसा था वो किनकी जेब में गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं फिर रेखा गुप्ता जो है वो उन विधायकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है शायद कर सकती हैं। जी अच्छा राजीव, जिस तरीके से बजट घटाया गया है, फंड का 5 करोड़ किया गया है, तो क्या इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कोई मदद मिलने वाली है, कोई फायदा इससे पहुंचेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रेखा गुप्ता के द्वारा जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए सालाना विधानसभा के लिए या फिर कहे विधायक फंड के लिए जो दिए गए हैं, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं कितनी मदद हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर विधायकों की बात करें, जहाँ पर भाजपा के विधायक होंगे वो तो जरूर इसके अंदर कार्य करते हुए नजर आएंगे, मगर वो कितना कार्य कर पाएंगे ये जरूर देखना होगा। जनता की समस्याएं बहुत सारी है, उन समस्याओं को कैसे वो 5 करोड़ रुपए के अंदर जो कैसे दूर कर पाएंगे ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है, क्या वो 5 करोड़ रुपए के अंदर कैसे अपनी सालाना जो जैसे फंड दिया जा रहा है उसके अंदर वो अपनी जनता के लिए कितने कार्य कर पाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि उनके लिए जब 10 करोड़ रुपए ही कम पड़ते हुए नजर आते हैं, उसको बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए किया गया था, तब भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि हर विधायक के फंड के लिए इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। आप उन परेशानियों का चाहे ये कह सकते हैं कि आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, तो भी विधायक के पास जाते हैं, उनके लिए भी सड़कों की हालत सुधारनी है, नालियों की हालत सुधारनी है या फिर कहे सफाई व्यवस्था करनी है, तो उनके लिए भी स्ट्रीट लाइट लगवानी है, तो उनके लिए भी उसी फंड से कहीं ना कहीं खर्च जो है वो किया जाता था। मगर अब देखना होगा क्योंकि वाकई में ही 5 करोड़ रुपए के अंदर ये पूरा खर्च जो है वो किया जा सकता है या फिर इसके लिए रेखा गुप्ता जो है वो और बजट जो है वो बढ़ा सकती हैं। जी अच्छा राजीव, बजट टाइट हो गया है, फंड के लिए जो बजट है 5 करोड़ निर्धारित कर दिया गया है, ऐसे में शॉर्ट बजट इसे कहेंगे क्योंकि कहाँ 15 करोड़ और कहाँ 5 करोड़, ऐसे में जो विधायक हैं किस तरीके से विकास कार्य को अंजाम देंगे, क्या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा सबसे पहले किन विकास कार्यों को लक्षित करके जो है निशाना बना के साधा जाएगा, किस तरीके से पहला विकास कार्य जो है चूज किया जाएगा ताकि उसके बाद में जो है कि मेन प्रायोरिटाइज किसको किया जाए? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जिस तरीके से
सालाना विधायक को फंड के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या उस 5 करोड़ रुपए के अंदर हर विधायक जो है वो कार्य कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा यहाँ पर बात करें, अगर इस तरीके के जो बजट घटाया गया है, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसे घटाए गए हैं, तो उसके अंदर कितनी बड़ी कामयाबी जो है रेखा गुप्ता को मिल पाएगी। क्योंकि रेखा गुप्ता जो है वो बार बार यही कहती रही है कि पिछली सरकार में बहुत ज्यादा घोटाले किए गए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास शायद बजट जो है वो नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें, क्या वाकई में ही हर विधायक जो है वो इस तरीके के 5 करोड़ रुपए में कितना अपने विधानसभाओं के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कितना कार्य कर पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा यहाँ पर बात करें आम जनता की, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर बात करें या फिर स्ट्रीट लाइटों को लेकर बात करें, पानी की समस्याओं को लेकर बात करें, पाइपलाइन की समस्याओं को लेकर बात करें, सीवर लाइन की समस्याओं को लेकर बात करें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो बनी हुई है अभी भी। और अब मानसून भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो सीवर लाइन की समस्या है या फिर छोटी सीवर लाइन है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान है। मगर यहाँ पर बात करें, क्या इस 5 करोड़ रुपए के अंदर हर विधायक जो है अपनी विधानसभा के अंदर अच्छे कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर अच्छे कार्य कर पाता है, तब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पिछली सरकार जो 5 करोड़ रुपए दे रही थी, उसका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में जा रहा था, और रेखा गुप्ता जो है शायद इसी एग्जाम्पल को पेश करने वाली है। जी अच्छा राजीव, इस कदम से रेखा गुप्ता ने जो कदम उठाया है, जो आदेश जारी किए हैं, इसके बाद क्या करप्शन के ऊपर रोक लग पाएगी? देखिए, यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने अब नया कदम उठाया है और यहाँ तक कि हर विधानसभा के अंदर हर विधायक फंड के लिए जिस तरीके से सालाना 5 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, इससे कितना बड़ा बदलाव हो पाएगा ये जरूर देखना होगा। मगर रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता जिस तरीके की रणनीति बना रही है, उससे तो लगता है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर कम पैसों के अंदर भी शायद दिल्ली के अंदर विकास कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। अगर विकास कार्य 5 करोड़ रुपए सालाना के अंदर हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम्पल जो है वो जनता के सामने भी जाएगा। मगर अब देखना होगा, क्या इस 5 करोड़ रुपए से वाकई में ही क्या हर विधायक जो है वो अपनी जनता की परेशानियां जो है तो कितनी दूर कर पाते हैं? अगर दूर नहीं कर पाते हैं, तब कहीं ना कहीं इसको लेकर फिर जो नया सत्र आएगा उसके अंदर शायद इस बजट को बढ़ाने की मांग जो है वो की जा सकती है। जी अच्छा राजीव, पिछली सरकार में जो बजट पारित किया गया था 15 करोड़ का, अब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो क्या पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस फंड का सदुपयोग नहीं किया गया है, उसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी, किसी तरीके का अभियान चलाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार जो हर विधायक को सालाना 15 करोड़ रुपए जो फंड के देते थे, तो कहीं ना कहीं तब भी कहा जाता था कि दिल्ली के अंदर विकास कर रहे जो है वो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे, क्योंकि हर विधायक को इतने पैसे दिए जा रहे हैं कि वो अपनी विधानसभा के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की परेशानियां जो है वो दूर कर पाए। मगर फिर भी परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। सुलभ एरिया की बात करें खासतौर पर, जहां पर झुग्गी बस्तियों के अंदर गंदा पानी जो है, सीवरों का पानी जो है उनके घरों में जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बनती हैं। तब भी कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो कहां पर किया गया है, ये अभी तक जानकारी जो है वो नहीं दी गई। और रेखा गुप्ता जिस तरीके की अब रणनीति बना रही है, उससे तो लगता है कि शायद जो पिछली सरकार के द्वारा पिछली सरकार के द्वारा हर विधानसभा के लिए फंड जो दिया जाता था वो बहुत ज्यादा था, और इसके लेकर कहीं ना कहीं अब रेखा गुप्ता जिस तरीके कदम उठा रही है कि 5 करोड़ रुपए के अंदर ही सालाना खर्च जो है हर विधानसभा के अंदर वो विधायक जो है वो 5 करोड़ रुपए के अंदर करेंगे। क्या 5 करोड़ रुपए के अंदर सुलभ एरियो के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो हो पाएगी? पानी की समस्या जो है वो हो पाएगी? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। अगर ये वाकई में ही 5 करोड़ रुपए के अंदर सालाना विधायक जो है वो कर पाते हैं इस लोगों की परेशानियों को दूर, तब कहीं ना कहीं इसका आरोप जो है सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर लगता नजर आएगा कि ये कहा जाएगा रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा कि जो पिछली सरकार फंड दे रही थी वो सिर्फ अपने विधायकों की जेब भरने का काम कर रही थी, और बाकी उससे उस पैसे का इस्तेमाल जो है जनता के लिए किया गया है। अगर जनता के लिए नहीं किया गया तो फिर उसका वो हिसाब जो है वो मांगा जा सकता है, और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिजली अब महंगे होने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 30% तक वृद्धि का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो राज्य में बिजली के दामों में बड़ा इजाफा होगा, जिससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और किसान वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। तो इस प्रस्ताव के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। परिषद का कहना है कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए भारी आर्थिक बोझ साबित होगी। तो वहीं यूपीपीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह के अनुसार बिजली दरों में वृद्धि का मुख्य कारण बिजली बिलों की अधूरी वसूली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मात्र 88% बिल वसूली हो पाई है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। इस कारण सरकार की सब्सिडी के बावजूद कैश गैप में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके चलते बिजली दरों में बढ़ोतरी आवश्यक बताई जा रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका लग सकता है, उनकी जो बिजली की दरें हैं उनमें 30% तक की वृद्धि की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ ये प्रस्ताव रखा गया है, किस तरीके से इसके पीछे का कारण है उसको समझते हैं। जो बकाया बिल है उसके कारण ये फैसला लिया जा रहा है यूपीपीसीएल की ओर से। आपको बता दें, यूपीपीसीएल की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि लगातार बिजली खर्च के तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो बिल वसूली है वो 88% यानी 88% ही है। यानी जितने बिल आए थे उसका 88% ही भुगतान हो पाया है, जिसके कारण जो है वो लिमिटेड को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब आने वाले समय में बिजली की दरों में वृद्धि संभव बताई जा रही है। अगर बिजली की दरों में वृद्धि होती है, वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रस्ताव सरकार की ओर से पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खासकर कि जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, किसान है, उनको आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। किस तरीके से बिल में बढ़ोतरी आएगी, उनका बजट डगमगा जाएगा। 30% तक वृद्धि का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा गया है। वहीं आयोग इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी दे देता है तो राज्य में बिजली के दामों में बड़ा इजाफा हो सकता है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला, किस तरीके से ये कदम उठाने की मांग की गई है? देखिए प्रगति, आने वाले समय में प्रदेश की जनता के ऊपर इस बात को कहीं न कहीं हाथ दिखाई देगा और साफ दिखा सकता है कि स्टेट पावर कॉर्पोरेशन ने जो बिजली की दरों को उसमें बढ़ाने के लिए जो विद्युत ने प्रस्ताव दिया है विद्युत नियामक आयोग के, और उत्तर प्रदेश में जो बिजली महंगी पड़ सकती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। और इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग के पेश सामने जो रिपोर्ट है वो भी कहीं न पेश कर दी गई है। इसके आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो राज्य में बिजली कहीं न कहीं बढ़ सकती है और भारी इजाफा भी कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा जनता की जेब पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने का काम करे। लेकिन दिनों में संभावित वृद्धि को देखते हुए राज्य में विरोध शुरुआत हो चुकी है और जहां बिजली कर्मी और उपभोक्ता परिषद कहीं न कहीं इसका विरोध काम करे और लगातार ये पहली बार नहीं है जब बिजली कंपनी ने विद्युत दर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा। इससे पहले भी जब प्रदेश की पहले कार्यकाल में भी सरकार एक बार फिर कहीं बिजली कंपनियों में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की 1.0 में सरकार ने उसमें पर बाहर न पड़ी थी, सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, विद्युत नियामक आयोग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी थी। एक बार फिर घाटा का हवाला देते हुए बिजली कंपनियां कहीं न कहीं जो विद्युत दर है उसमें बढ़ोतरी के लिए सरकार से पेशकश कर रही है और विद्युत नियामक आयोग को लेकर जो प्रस्ताव है वो भी कहीं न कहीं दे दिया गया है। प्रस्ताव भी कह सकता है कि मंजूरी देता है या नहीं देते नियामक आयोग जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये जल्द पता चलता है तो लगातार महंगाई की मार जनता के ऊपर एक सीधी उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर दिखाई पड़ेगी और कहीं न कहीं जो महंगाई से जनता जूझ रही है उस महंगाई में वृद्धि होने से, बिजली की दरों में वृद्धि होने से भी जनता पे सीधा असर पड़ने का काम करेगा। और इसकी बात की जाए तो बिजली बिलों में स्टॉपेज 88%, 100% बिजली दरों में 88% जो रिकवरी है वो कहीं न कहीं हो पा रही है और बिजली चोरी और कहीं न कहीं जो दर है वर्षों की गिरावट की ओर है और ऐसा कंपनियों ने कहा है। और जबकि खर्च लगातार
बढ़ रहा है, ऐसा हवाला देने का काम बिजली कंपनियों ने किया है। तो वहीं इस वजह से सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के बावजूद कैश गैप, राजस्व घाटा भी कई कंपनियां दिखाने का काम कर रही है। लेकिन जहां बिजली कंपनियां अपने घाटे को दिखाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ता परिषद है, तमाम जो कर्मचारी है विद्युत संघर्ष समिति के लिए क्या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो कर्मचारी कल के उन्होंने विद्युत प्रदर्शन के तक कहा जो निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि सरकार कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियां बेवजह इसका दाम बढ़ाना चाहती है, वो जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और क्योंकि फर्जी कह सकते हैं कि गलत तरीके से वो दिखाने का काम किया जा रहा है, बिजली दरों पर घाटा दिखाने का काम किया जा रहा है, जो कि बिजली कंपनियां फायदे में चल रही है। तो विरोध कहीं ना कहीं जहां निजीकरण का हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इसमें वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता परिषद समेत तमाम जो संगठन है वो कहीं ना कहीं जनता की ओर से आवाज उठाने का काम करेंगे। अच्छा जितेंद्र, जिस तरीके से जो बिजली कॉर्पोरेशन की ओर से ये कहा गया है कि 88% ही बिल वसूली की जा रही है, तो क्या सिर्फ इस मुद्दे को लेकर या इस कारण को लेकर ही जो बिजली के दामों में वृद्धि की जाएगी, या कोई और भी कारण है इसको लेकर? कंपनियां लगातार ये पहला हवाला दे रही है कि बिजली में 88% रिकवरी हो पा रही है, बाकी जो प्रतिशत बचता है उसमें रिकवरी नहीं हो पा रही, बिजली चोरी है वजह वो भी दिखाई जा रही है। साथ ही साथ बिजली कंपनी का कहना है कि खर्च ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो वसूली है वो कम है, तो इसी वजह से उसमें कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा है। शायद ये भी एक वजह है। और कंपनियां लगातार कर्मचारी को सैलरी दे रही है, इस बात का भी हवाला दे रही है कि कंपनियां जो खर्च है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है और जो फायदे हैं वो थोड़ी सी कम है, ये भी एक वजह है। और साफ ही कहा सकता है कि और कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में वृद्धि नहीं हुई है, ऐसा भी बिजली कंपनियों को कहना है। और शायद इसीलिए ये कुछ वजह है जिसके कारण से वो बिजली के दामों में वृद्धि करना चाहते हैं। तो लगातार जो साफ ही कहा सकता है कि बिजली बढ़ाने को लेकर जो पेशकश है वो उत्तर प्रदेश में प्रगति शुरू हो गई है और उसी को लेकर लगातार बिजली कंपनियां और नियामक आयोग आमने सामने, इससे पहले नियामक आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था, प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 30% वृद्धि कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने वाला, अगर 30% को मंजूरी मिल जाती है तो जनता को सीधा परेशान करने वाला है कि कह सकते हैं कि प्रस्ताव होगा और जनता पे एक सीधा असर पड़ेगा। आम जनमानस जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाता है और कमाता है, तो उसके कहीं ना कहीं 30% बिजली के दामों में वृद्धि होने से तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सीधा असर जनता के जेब पर और जनता के खर्चों पर और जनता के जो बजट जो उन्होंने तय कर रखा है आम जनमानस से अपने घरों में, उस जनमानस के घर पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल जितेंद्र, खास तौर पे ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर जो बिजली के दामों की जो दरें हैं उनमें वृद्धि होती है, उन्हें बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो मिडिल क्लास और किसानों के ऊपर देखने को मिलेगा, उनका बजट टाइट हो जाएगा। देखिए आम जनमानस का एक जो कमाई होती है वो सीमित होती है और जाहिर सी बात है कि उसकी दायरे में रहकर कहीं ना कहीं इसका प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों को खर्चों को बचा पाए, क्योंकि तमाम चीजों के रोजमर्रा में उसको तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर घर के खर्चों से लेकर तमाम चीजों को सामना करना पड़ता है। अगर एकदम से वृद्धि हो जाती है और सैलरी या कमाई कह सकते हैं कि रोजमर्रा में जो बिजनेसमैन है, जो गाड़ी या रिक्शा चलाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो एक सीमित कमाई है। और जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई में इस तरह की वृद्धि में बिजली में वृद्धि होती है तो उनके असर दिखाई पड़ेगा और जनता इससे परेशान भी हो सकती है। हालांकि उपभोक्ता परिषद इसका लगातार विरोध कर रहा है कि बिजली के दामों में वृद्धि नहीं होना चाहिए, बिजली कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से प्रस्ताव देकर घाटे का हवाला देकर वो इस तरह का बिजली के दामों में वृद्धि करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार इससे पहले नियामक आयोग ने भी रिएक्ट किया था, सरकार ने भी कहा था कि किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन ये पूरे आधार प्रगति उत्तर प्रदेश सरकार तय करती है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लाभ दे सकती है। वो अपने सब्सिडी में बढ़ाकर कहीं न कहीं बिजली कंपनियों को और जनता को राहत दे सकते हैं, उससे ये भी एक फायदा, ये भी एक तरीका भी है। और सरकार चाहती है कि बिजली के दामों में वृद्धि हो या ना हो, सब कुछ जनता के ऊपर तय होता है और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर तय होता है। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह का जो प्रस्ताव किया उस पर क्या मंजूरी मिलती है, सरकार क्या चाहती है, नियामक आयोग क्या चाहता है, ये सब योगी के आधार पर तय है। लेकिन अगर ये सब सरकार की सहमति से होता है या नियामक आयोग उसको मंजूर दे देता है तो जनता के ऊपर सीधा एक महंगाई की मार जरूर दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़कर साझा करने के लिए आपका। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। देखते रहिए एनबी न्यूज।
सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी सुरक्षा मिशन है हमारा। आइए इसे सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाएं। इस योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2024 को जालंधर से की गई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ाना है। यह एसएसएफ देश में पहली फोर्स है जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर उनको बुला सकते हैं। ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना से दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 48.10% की कमी देखी गई। सड़क सुरक्षा फोर्स सड़की हादसे घटाने का सब तो बढ़िया साधन है। जो कोई ट्राली ट्राला कोई गड्डी खराब हुई खड़ी है उन साइड जो सड़क पे पुलिस रहूगी, हर 30 किलोमीटर के रेडियस एक गड्डी थानू मिलूगी तो कंट्रोल होगी स्पीड। एसएसएफ सड़क सुरक्षा फोर्स। यह बल राज्य के 4100 किलोमीटर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई फोर्स में 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी शामिल हैं। सड़क दुर्घटनाओं की दर को नियंत्रित करने और हर साल हजारों जानें बचाने का काम करता है। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून को किन्नौर जिले के शिपकी लास से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे सद्भावना साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य सरकार की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र जैसे लेपचा, शिपकीला, गिऊ और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद वे इन प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्य देख सकेंगे। यह कदम सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे पहले 19 अप्रैल को इस संदर्भ में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज भी सेना और BRO अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीमा विकास परियोजना की समीक्षा की और इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को आपसी समन्वय से विकास कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सीमावर्ती इलाकों में नागरिक और सैन्य बलों को बेहतर सुविधा मिल सके। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल के ब्यूरो चीफ हमारे साथ टीना ठाकुर जुड़ चुकी है। टीना, क्या कुछ इस खबर को लेकर जानकारी है, दर्शकों तक साझा कीजिए। बिल्कुल प्रगति, हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ के लिए ऐतिहासिक पहल को माना जा सकता है। और मुख्यमंत्री ठाकुर आगामी 10 जून यानी अगले महीने जो है किन्नौर जिले के शिपकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर वो सद्भावना रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो राज्य की एकता और सौहार्द का प्रतीक होगी। इस जो चिपकी लॉ में जो पर्यटन गतिविधियों को जो मंजूरी मिली है तरफ से, उसमें मुख्य बिंदु ये है कि रणनीतिक पर्यटन को फायदा यहाँ पे जो बढ़ाता है वो हिमाचल सरकार देने जा रही है। इसकी अनुमति मांगी गई थी और अब सेना के जरिए जो है इसकी अनुमति मिल गई। हालांकि जिस तरह से संवेदनशील क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी पर्यटक जाएगा उसको अपने आधार कार्ड दिखाना होगा। और इसके अलावा जो स्थानीय आर्थिकी है उसको यहाँ पे बल मिलेगा। और सेना कह रही है कि जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, जो किन्नौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संयंत्र एक जो वो भी स्थापित करने जा रही है।
तो ऐसे में जो प्राकृतिक खुद को यहाँ पे फल मिलेगा और जो स्थानीय युवा है उनको रोजगार के नए साधन मिलेंगे। कुल मिला के जो सामरिक परियोजना उसको भी गति मिलेगी। सेना और बीआरओ के अधिकारियों जो ये जो विकास परियोजना की है और उनकी तेजी को क्रियान्वयन के आज देश से आती है। और इससे देखिए हिमाचल की जो मुख्यमंत्री वो ये कह रहे हैं कि युवा है वो जो वन क्षेत्र है, जो जंगलों वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनको अधिक जानकारी रहती है। ऐसे में लगातार जो मांग हिमाचल कर रहा है कि उनको हिमाचल स्काउट बटालियन जो है उसका गठन यहाँ पे किया जाए। तो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी और अन्य जो अधिकारी हैं अधिकारी उनके साथ बैठक होगी, ये मामला उठाएंगे और वो कहेंगे कि हिमालयन स्काउट का गठन जो है हिमाचल स्काउट का गठन जो है यहाँ पे किया जाए, जो है जो स्थानीय युवा है उनको भी रोजगार के बड़े साधन इससे उपलब्ध हो सके। साथ ही अन्य चीजों के लिए भी युवा है वो सेना के लिए भी काम स्थापित साबित होंगे। तो कुल मिलाकर जो प्राकृतिक कृषि और विपणन है उसमें भी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं जो विपणन विभाग अभी तक दूध वो ले रहा है, मार्केटिंग बोर्ड जो है अभी तक दूध लेता है किसानों से, तो अब उनको कह रहे हैं कि जौ, मक्का और बाकी जो चीजें हैं गेहूं वो भी वो लेना शुरू करें किसानों से, ताकि जो प्रत्यक्ष भागीदारी है उनकी निश्चित की जा सके और स्थानीय किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सामाजिक सहयोग की इसमें मिसाल देखी है, जिस तरह हमने पहले भी बताया कि प्रशिक्षण जांच संयंत्र यहाँ पे स्थापित करने की बात रख रही है। और इसके अलावा जूनियर मोतियाबिंद सर्जरी के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर भी सेना की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। सेना और राज्य सरकार के साथ मिलकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिनको अभी तक काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था और ये माना जाता था कि वहाँ पे एक तो जो पर्यटन है वो नहीं उभर सकता है और दूसरा वहाँ से अन्य जो लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में लोगों में भी क्यूरियोसिटी रहती थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर देखना है कि वहाँ की क्या स्थितियाँ है, वो अब जा सकेंगे। और दूसरा जो लोग हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि उनको काफी इस तरह का रहना पड़ता है, तो अब वहाँ पे भी युवा है उनको बड़े रोजगार के साधन यहाँ पे घर पर ही मिलने वाले हैं। तो एक बड़ी बात है। और इसका जो योजना मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पर्यटन से संबंधित है तो 10 जून को इसका उद्घाटन करेंगे किन्नौर के किला से। तो अब यही युवा है, अब उनके लिए ये काफी अच्छी बात है। किन्नौर की अच्छी बात है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और इसमें जो है जिस तरह की जो गतिविधियां शुरू होंगी उसके बाद ये उम्मीद है कि विकास कार्य और ज्यादा जो है वो तेजी पकड़ेंगे। अच्छा टीना, इस कदम के उठाए जाने के बाद में किस तरीके से राज्य को लेकर विकास की गति मिलेगी, पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, इस कदम के मुख्य मायने किस तौर पर निकल कर आएंगे फायदे के रूप में? बिल्कुल, देखिए पर्यटन की गतिविधियां अधिक यहाँ पर और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना के साथ जो लोकल लोग हैं उनका भी योगदान यहाँ पे रहने वाला है। सेना के साथ मिलकर वो इस परियोजना पर काम करेंगे और सेना पूरा यहाँ पे जो है वो इन सब चीजों पे निगरानी करेगी। सैनिक के साथ साथ जो यहाँ पे लोग जो पहुंचेंगे जो अन्य राज्यों से या कॉलेज यहाँ पे पहुंचेंगे सामाजिक क्षेत्रों में, उनको आधार कार्ड यहाँ पे दिखाना वाले। लेकिन ये उम्मीद है कि यहाँ से पर्यटन दृष्टि से जो है इसका बहुत विस्तार होगा। उससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा। देखिए किन्नौर जो जनजातीय क्षेत्र है और उसके साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, 3 उसके साथ सबका एक क्षेत्र है और वहाँ पे हमेशा से जो है एक तनाव की स्थिति रहती है। और ऐसे में किस तरह की गतिविधियां होंगी सामरिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास कार्य हैं यानी सड़कें हैं, हवाई मार्ग हैं, उन सबको यहाँ पे दुरुस्त किया जाएगा और वर्तमान सभी लोगों का यहाँ पे चला जाएगा। तो इससे जो है एक किन्नौर जिले के लोगों को भी एक बड़ी यहाँ पे ये सकते हैं कि उनके लिए आजीविका के लिए उनके आने के लिए यहाँ पे ये जो सरकार शुरू करने जा रही काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसलिए उन्होंने अनुमति भी मांगी कि संवेदनशील क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो अब अनुमति मिल गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाहौल में भी एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो है केंद्र से अनुमति मांगी जाएगी, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दूसरा पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बर्फ पड़ती है या जिस तरह से मौसम खराब होता है तो लोग भी अन्य क्षेत्रों से संपर्क कर जाता है और किन्नौर की भी बात है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों से कोई बीमार है, राष्ट्र पहुंचाना है तो हेलीकॉप्टर की सहायता से पहुंचाया जाता है। तो अगर हवाई अड्डा यहाँ पे रहेगा तो पर्यटन का सीधा
पर्यटन की सीधी पहुंच यहाँ पे रहेगी। इससे जो राज्य की अर्थव्यवस्था उसको भी यहाँ पे जो है भारी बल यहाँ पे मिलेगा। जी बिल्कुल टीना, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रही थी कि इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये दोनों काफी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना यहाँ सेना के साथ ये बॉर्डर एरिया है और इसके साथ जो है आपकी चीन की सीमा लगती है। दूसरा जो पर्यटक जब यहाँ पर पहुंचेंगे भारी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी सभी को रहती है कि वहाँ जाकर देखना है कि वहाँ क्या सुविधा है। और अभी तक जो यहाँ के लोग थे वो थोड़ा सा निश्चित थे, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी को अलाउड इतना ज्यादा रहता नहीं है क्या कोई गतिविधियों के लिए। तो अब जो है स्पेशल परमिशन यहाँ पर दी है, तो जब यहाँ पे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगी, अगर तो हवाई अड्डे को यहाँ पे परमिशन मिलती है लाहौल स्पीति की तरफ बात करें तो बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि लाहौल स्पीति काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है, लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, बहुत वहाँ पर पर्यटन सड़क मार्ग से पहुंचना जो है लोगों के लिए काफी मुश्किल वाला रहता है और लंबा रास्ता होता है। तो ऐसे में कई लोग अवॉइड करते हैं। अगर इस तरह से हवाई अड्डे वहाँ पे अनुमति मिलती है निर्माण की, तो उसका सीधा फायदा जो है हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। निश्चित तौर पर पर्यटन एक हिमाचल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परियोजना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये उम्मीद है कि पर्यटन को एक नई दिशा यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ऐतिहासिक पहल इसको माना जा रहा है। अभी तक ऐसा अभी तक हुआ नहीं था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र ये माने जाते हैं। लेकिन अब जो है उनको वहाँ पे जो है स्पेशल परमिशन के साथ जो पर्यटन गतिविधियां उसको बढ़ावा मिल रहा है और इससे जो सेना है और जो स्थानीय लोग हैं उनमें आपस में समन्वय बड़ा बनेगा और साथ ही जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचेंगे वो भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल के अर्थव्यवस्था में निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए टीना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित शहर से संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग की ओर से किया गया था। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए 3 नए वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। साथ ही उन्होंने नगर निकायों के कार्यकालों को डिजिटल बनाने और रजत जयंती पार्क विकसित करने और वेंडिंग जोन स्थापित करने जैसे कई विकासात्मक घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के हर नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 हाईटेक हेयर सैलून यानी पार्लर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें ये नसीहत दी है कि वे अपने पद को न सिर्फ ओहदा माने बल्कि इसे जनसेवा का मिशन बनाकर काम करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी सभी की जिम्मेदारी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मुख्य सेवक सदन में जो है शहरी विकास विभाग द्वारा जो आयोजित शहर से संवाद कार्यक्रम था उसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अगर बात करें तो जो राज्य की नगर निगम है और नगर पालिकाएं हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने जो है जनसंवाद किया है। और अगर बात करें तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो है शहरी विकास विभाग के साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनके वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने सभी को जो है जितने भी कार्यालय हैं, चाहे नगर निगम के हैं या फिर पंचायतों के कार्यालय हैं, उनको डिजिटल करने की बात भी कही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो रजत जयंती पार्क बनाने की बात भी जो है मुख्यमंत्री ने कही है। इसके अलावा नगर निकायों में जो वेडिंग जोन बनते हैं, इसके अलावा भारत सरकार से जो टाइट फंड मिलने वाली बात है और अनटाइट करने का अनुरोध भी जो है उन्होंने किया है। अगर बात करें कहीं ना कहीं जो नगर पालिकाएं हैं उसको भी 5 और 3 हाईटेक ऐसे हेयर सैलून बनाने की बात भी कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और अगर बात करें तो जो स्थानीय महिला और पुरुष हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं यह मान के चल सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह सभी जो
घोषणाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगी। और अगर बात करें तो जितने भी नगर निगम हैं, उनके जो महापौर हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, उनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भी तय कर ली जाए कि तय समय पर हो। और जो समस्याएं उनकी आ रही हैं वो समस्याएं भी इनके स्तर से जल्द सॉल्व कर ली जाए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, चाहे नगर पालिका हो या फिर नगर पंचायत हो, उनमें कोई दिक्कत किसी को ना हो। और नगर निगम में जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको भी उनको जो है प्रभावी रूप से लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए भी उन्होंने बात कही है। और अगर बात करें तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नसीहत भी दी है कि वो अपनी भूमिका जो है एक पद के रूप में ना लेकर बल्कि लोगों की सेवा के रूप में लें। और इसी को लेकर उन्होंने जो है ये मिशन मोड में काम करने की सभी को जो है बात भी कही है। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 5300 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2022 ਚ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਵਰਵੀਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਗੋਦਰੇਜ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्ट करने तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़, पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुकया गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। भारतीय नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अगले 1 से 2 दिन में दुनिया के लगभग 35 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाला है। इस वैश्विक दौरे का उद्देश्य हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित करना है, उन्हें जानकारी प्रदान करना है। साथ ही ये नेता पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करते भी नजर आएंगे। विदेश यात्रा पर जा रहे सांसदों और नेताओं को उन देशों से जुड़ी विशेष जानकारी दी जाएगी ताकि वे वहां पहुंचकर भारत की बात मजबूती से रख सकें और द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक समर्थन हासिल कर पाएं।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? कब पहला जत्था जो है रवाना होने वाला है? अगले जो बाकी के 7 जत्थे हैं वो कब तक रवाना हो पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रगति की बात की जाए, पहलगांव में जिस तरीके से कायराना हमला किया आतंकवादियों द्वारा और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संलिप्तता नजर आई, जिसको लेकर के भारत की तरफ से बार बार पाकिस्तान और खास तौर से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। उसमें अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से करारा जवाब दिया है और उसके बाद दोनों के बीच में एक तरीके से समझौता हुआ सीज फायर का। इसके बाद भारत से भी पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाए हुए है। इसी को लेकर के एक डेलीगेशन नियुक्त किया गया है जो कि 34 देशों में जाएगा और उस डेलीगेशन में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के ही नेता नहीं है, उसमें तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेता भी शामिल है और वो सारे डेलीगेशन विदेशों में जाएंगे और वहां जाकर के दौरा करेंगे। और अगर आज की बात की जाए तो आज 9:30 बजे एक डेलीगेशन निकल रहा है जिसकी अगुवाई श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं जो कि शिवसेना के नेता है और सांसद है। इनके साथ ही बासुल स्वराज जा रही है और अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद से सांसद है, वो भी इस डेलीगेशन में जा रहे हैं और इनका दौरा जो रहेगा वो यूएई, लिबरिया और कांगो और सियरा लियोन, ये ऐसे कंट्रियों में जाएंगे जहां जाकर के पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को किस तरीके से संरक्षण दिया गया है और साथ ही पहलगांव के अंदर जो भी घटना हुई उस घटना के पीछे पाकिस्तान की कितनी संलिप्तता थी, इसको लेकर के हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री द्वारा इन डेलीगेशन को वो सबूत भी दिए गए, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से ये आरोप ही नहीं, कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है कि पाकिस्तान की उस हमले में संलिप्तता थी। इसको लेकर के ये डेलीगेशन विदेशों में जाएंगे और उन देशों को ये समझाएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत बार बार कहता है कि आपकी संलिप्तता आतंकवादियों को संरक्षण देने में और उनके 9 ठिकानों पर जो भारत ने हमला करके उनको ध्वस्त किया, जिनका कहीं ना कहीं बचाव करने के लिए पाकिस्तान बीच में आया। तो ऐसे में ये भारत की जो डेलीगेशन है ये कूटनीतिक ऑपरेशन सिंदूर कहा जा सकता है, जिसके तहत भारत के जो नेता हैं, जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इनके साथ राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ राजनयिक भी सम्मिलित होंगे और ये विदेशों में जाकर के पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। जी प्रगति जी। अच्छा अंबुज, किस तरीके की तैयारियों से इस डेलीगेशन के ग्रुप को भेजा गया है? क्या कूटनीतिक तैयारियां की गई है? किस तरीके से रणनीति बनाई गई है? उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, अगर कल की बात की जाए तो कल इन डेलीगेशन के साथ में विदेश सचिव के साथ और वो तमाम सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे जिनके पास पुख्ता सबूत है कि इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और इससे पहले भी कई बार भारत की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि आपका यहाँ पर ये संलिप्तता रही है, चाहे इससे पहले कसाब की बात की जाए या फिर और डेविड हेडली की बात की जाए, उनकी कहाँ ट्रेनिंग हुई, वो कहाँ से कहाँ आए। और तो ऐसे में ये एक 59 नेताओं का और साथ ही राजनयिकों का एक दल बनाया गया जो कि 7 ग्रुपों में डिवाइड होगा और अलग अलग तरीके से इनको भेजा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक भारत के अंदर राजनीति भी शुरू हुई है, जिसको लेकर के आज की अगर बात की जाए तो एक पोस्टर वॉर शुरू हुआ है जिसमें राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा पोस्टर वार किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से पोस्टर वार किया जा रहा है। तो इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान का नाम आगे आया था, जिसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने क्लियर किया कि तृणमूल कांग्रेस से कौन नेता बाहर जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। तो वैसे ही कांग्रेस की बात की है तो कांग्रेस ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो सिर्फ एक नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नाम दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगभग 121 विदेश यात्राएं की गई हैं। तो उन विदेश यात्राओं का क्या परिणाम निकला, जो कि आज देश को और देशों की आवश्यकता है तो अलग थलग हिंदुस्तान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से कहना है कि जिस तरीके से भारत की विदेश नीति रही है उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान घुटनों पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंबुज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
छत्तीसगढ़ में निगम और आयोगों के नियुक्ति को लेकर सरकार ने आंशिक संशोधन किया है। राज्य शासन की ओर से की गई इस नई अधिसूचना के तहत अब शालिनी राजपूत को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं चंद्रकांति वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अलावा आपको बता दें, श्रीनिवास राव मुद्दी को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और केदारनाथ गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी दायित्व का ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करते हुए राज्य के विकास और जनहित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से जो नई नियुक्ति है वो की गई है, क्या जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए, नई नियुक्ति को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और चर्चा इस तरीके से हो रही है कि आपसी कलह जो है वो निकल करके सामने आ रही है। किसी भी निगम मंडल में किसी को भी जब दायित्व दिया जाता है, अध्यक्ष पद दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर उससे उम्मीद और आशाएं यही रहती है कि योजनाओं का विकास और विस्तार होगा। अपने समाज के विकास और विस्तार के लिए वो चर्चा करेंगे और धरातल में काम करने की तैयारी करेंगे। लेकिन जहां नाम चेंज हो रही है, यहाँ जैसे ही आवंटित कर दिया गया है, तो कई ऐसे नाम है जो अभी चिन्हांकित होकर के सामने नहीं आया है। कई ऐसे विषय भी हैं कि कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो अभी पार्टी से नाराज हैं, और नाराजगी इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय बेतहाशा मेहनत किया गया था, मेहनत का परिणाम निकल करके आया और भाजपा सत्ता में काबिज हुई। तो कुछ ऐसे हैं जिनको वास्तविकता में मिलना चाहिए, अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, निगम मंडल में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, जिसका खामियाजा जो है वो अब भी भुगतने को मिल रहा है। कई ऐसे स्थान हैं जहां परिवर्तन हो जा रहा है, चाहे आपका नगर निगम की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए, नगर पंचायत की बात की जाए, ऐसे में तमाम विषयों को लेकर के चर्चाएं होती है और धरातल में जो बात निकल करके सामने आती है वो यही है कि हम कार्यकर्ता हैं, हमको नाराजगी मिल रही है, हमको काम नहीं दिया जा रहा है, हमारे कुछ जो काम होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही परिणाम और आपसी कलह को हटाने के लिए इस तरीके से निगम मंडल का विस्तार किया गया है। जी अच्छा अभिषेक, जो नव नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है, उनका एक्शन कब से देखने को मिलेगा, कब से वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए, लास्ट जो डेट है जो पदभार ग्रहण का 22 तारीख से है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग का भी उस दिन उद्घाटन होना है। उस दिन वो अपने चेयर में बैठ करके अल्पसंख्यक आयोग के जो तमाम जो फाइलें हैं वो चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और योजनाओं का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे विभाग के जो लोग हैं, खासतौर से केदार गुप्ता के जो विभाग हैं और जो अध्यक्ष पद से काबिज हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आना है और आम जनता के बीच में जा करके योजनाओं का विस्तार किस तरीके से करना है, यह देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आपसी कलह जो दिखाई पड़ रही है और उसको समझने और समझाने का जो प्रयास दिख रहा है, वो अब तक के जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे उच्च में बैठे हुए जो नेता है, उनको दिखाई नहीं पड़ रही है और जो आपसी जो कला है वो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस, और कांग्रेस का जो पक्ष जानने के लिए जैसे हम लोग तैयारी किए, तो विपक्ष का कहना है कि आपसी कला की वजह से आम जनता जो छत्तीसगढ़ की योजना है वो पीछा जा रहा है और योजनाओं का जो लाभ आम जनता के लिए लाई गई है, तो योजना का लाभ जो है वो आम जनता नहीं उठा पा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रीचेकिंग यानी रीवैल्यूएशन का अवसर प्रदान किया है। जो छात्र छात्राएं अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 21 मई यानी आज से 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और निर्धारित फीस भी जमा करानी होगी। आवेदन के बाद छात्रों को फॉर्म का प्रिंट कॉपी अपने पास रखनी होगी। हालांकि इसकी हार्ड कॉपी बोर्ड में जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए छात्र
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बता दें कि 12वीं का रिजल्ट 14 मई और 10वीं का रिजल्ट 16 मई को घोषित किया गया था। 12वीं में 91 और 10वीं में 95.60 स्टूडेंट्स पास हुए थे। खास बात तो ये रही कि दोनों ही कक्षाओं में बेटियों ने टॉप किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टॉपर से अपने रिहाइश पर मुलाकात कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी थी। इस बार कुल मिलाकर 7 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सेठी हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, रिवॉल्यूशन के लिए रीचेकिंग के लिए जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या अपडेट इसको लेकर? चाहूंगा कि आज से जो है रीचेकिंग जो है आप करवा सकते हैं। हालांकि 10वीं और जो 12वीं की जो अभी परीक्षा हुई थी, रिजल्ट जो है बिल्कुल जो आए हैं उसमें जो है अगर किसी बच्चे को कोई शंका है कि उनके नंबर कम आए हैं तो वो लोग जो है रीचेकिंग के लिए जो है बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बात की जाए एक अच्छा आंकड़े जो है सामने आए थे 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों ने पास आउट किया था, और साथ ही जो बेटियां थी उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है उन्हें अपने रिहाइश पे बुलाया और वहाँ पर सम्मानित भी उन्हें जो है किया और अच्छी आगे वो और जो है अच्छी पढ़ाई कर सके, इस तरह की उन्हें जो है आशीर्वाद भी दिया। और साथ ही अगर बात की जाए जब से सुबह में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार एजुकेशन सेक्टर को जो है मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे टीचर्स की बात करें, उन्हें विदेश में जिस तरह की शिक्षा लेने के लिए जो है भेजा गया कि विदेश में किस तरह से पढ़ाइयाँ होती हैं, उस तरह जो है कि पंजाब में भी जो है पढ़ाई हो सके, इसी को लेते जो है विदेश में जो है टीचर्स को भेजा गया। तो साथ ही रीचेकिंग की बात की जाए तो जिन बच्चों को शंका है कि उनके मार्क्स कम आए, इसको लेकर अब रीचेकिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो आज से ही प्रक्रिया जो है बिल्कुल शुरू हो सकती है। अच्छा अमित, किस तरीके की प्रोसीजर रहने वाली है? छात्र को किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए? क्या अंतिम समय रहेगा, क्या अंतिम तारीख रहेगी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर अंतिम तारीख की बात की है तो आज से जो है ये 21 तारीख से लेकर 4 जून तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, ऑफलाइन प्रक्रिया भी है। तो आप पंजाब बोर्ड जाके वहाँ पर भी जो है कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो बिल्कुल अगर जिन बच्चों को अगर शंका है या जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो लोग जो है रीचेकिंग जो है अपने एग्जाम को जो है बिल्कुल करवा सकते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज की प्रक्रिया जो है शुरू होगी, जो कि 4 जून तक जो है चलेगी। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए राजधानी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।